सो हाय एवरीवन, ट्यूटोरियल का हमने अभी एक फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया है, जिसके अंदर हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था। मैं एक और फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ। ये ट्यूटोरियल वन हमें हमने प्रिंट स्टेटमेंट को पढ़ा था, हमने कैसे यूज कर सकते हैं। कमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट्स भी मैंने बताए थे, वो मैं फिर से बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, सो मैं दोबारा लिख देता हूँ। These things although are multi line strings, but because they are not assigned to any variable, so they act so they are not read or interpreted by Python interpreter, so they can be used as multi-line comments. Okay. ये मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया इसके बारे में। अब ट्यूटोरियल टू हम देख लो, तो इसमें हमने बस बात किया था कैसे हम मल्टीपल चीज़ें असाइन कर सकते हैं, कैसे उनको प्रिंट कर सकते हैं, कैसे स्ट्रिंग फॉर्मेट्स होते हैं। बेसिकली हम मल्टीपल यहाँ पे चीज़ें प्रिंट कर सकते हैं। ये फॉर्मेट स्ट्रिंग कैसे यूज करते हैं, सेप क्या होता है, एंड क्या होता है, उसके बाद मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को भी हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, है ना। मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को यहाँ पे मैं वो भी प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे। दिस इज मल्टी line string title, है ना, कुछ ऐसा मिल गया। This is the first line in this string. Okay. उसके बाद यहीं पे मैं जाऊँ तो this is the second line of this string. है। और मेरा निकल के देखो, ये दो तीन लाइनें सारे प्रिंट हो रहे हैं। तो जैसे आप यूज करना चाहो उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए थे। और थर्ड है डेटा टाइप्स की बात की थी। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, है ना। फिर ये इंटीजर्स क्या होते हैं, देन व्हाट आर फ्लोट्स, बूलियंस और नन क्या होता है, ये सब हमने किया था। टाइप को कैसे यूज करते हैं हमने इसका भी डिस्कशन किया था, है ना। ऐसे ही अगर मैं हर एक चीज का एक बार वैसे प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट टाइप नेम, ये स्ट्रिंग प्रिंट होगा। टाइप टाइप और क्या क्या, इंटीजर्स, इंटीजर्स में से लाइक एज कर लेते हैं। देन पाई हमने कर दिया था। बूलियन को भी, एक बूलियन का भी हम प्रिंट टाइप प्रिंट करके दिखा देते हैं। अब कुछ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स वगैरह हम मैंने पहले भी बोला था, उसकी हम बात अभी नहीं करेंगे। एंड सेकेंडली हम लिस्ट सेट टपल्स वगैरह की हमने वो बात नहीं की थी, वो इवेंचुअली हम आगे ही करेंगे। सो फिलहाल के लिए कोई ना कहे कि ये हमने डिस्कस नहीं किया, वो बात का टॉपिक है। और जैसे मैं प्रिंट करूँ यहाँ पे, देख सकते हो ये सारे जो डेटा टाइप्स हैं इश्यू हो रहे हैं। सो इतना हमने कल डिस्कस किया था, एक बार हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर दिया। एंड पाइथन नंबर्स, अब मैंने कहा था इसके ऊपर हम कल डिस्कशन करेंगे। तो देखो, मैं काम करता हूँ, पाइथन नंबर्स ट्यूट 4 करके करा देता हूँ। ट्यूट 4.5। ओके। सो एक नई पाइथन फाइल बन गई है। एंड लेट्स रीड। अब यहाँ पे है क्या, पाइथन नंबर्स, है ना। पाइथन नंबर्स की हम बात की जाएगी। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक्स इन पाइथन। तो सबसे पहले अगर हम नंबर्स की बात कर रहे हैं ना, तो नंबर्स एक तो ना पाइथन में हमारे पास तीन टाइप होते हैं, इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। मैंने आपको पहले बताया था, जो इंट होता है, इंट है ना, इंटीजर्स है एक्चुअली इनको कहते हैं। तो आई एन टी इसका शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट हैंड है। इंट क्या होते हैं, होल नंबर, स्टोर्स whole number values. Whole number values can be positive, negative or zero. ठीक है, ये हो गया इंटीजर्स। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड फ्लोट्स। फ्लोट्स को भी हम नॉर्मली फ्लोट में लिखते हैं। ये क्या करते हैं, स्टोर्स नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट। ठीक है, ये हो गया फ्लोट्स का। ओके। देन व्हाट वी हैव समथिंग कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, है ना। इसको भी कॉम्प्लेक्स ही लिखते हैं, इसको हम नॉर्मली ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अभी जो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होती है ना, ये क्या करती है, दीज नहीं, इट स्टोर्स इमेजिनरी और नॉन रियल नंबर्स which are represented in the form of
ए प्लस बी जे। ओके, अब मैथ्स में पढ़ा होगा तो हम वैसे आई लिखते हैं, बट पाइथन में हम उसको जे यूज करते हैं, है ना। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, वेयर जे इज इक्वल इक्वल्स टू। अच्छा, ये मैं बार बार आप देख सकते हो, ये जो लाइन बाहर जा रही है उसको ये नेक्स्ट लाइन में कैसे ले आ रहा हूँ। इसको ना ऑल्ट जेड से इसका टेक्स्ट रैप ऑन हो जाता है। टेक्स्ट रैप ऑन हो जाता है ना, बेसिकली कोई भी टेक्स्ट अगर पूरे वर्क स्पेस से बाहर जाता है तो नेक्स्ट लाइन में जाता है, आगे ऐसा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल नहीं होता। ओके, थोड़ा जूम भी कर देता हूँ। हाँ, वेयर 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 जे इज इक्वल्स टू अंडर रूट नेगेटिव। ओके, या फिर स्क्वायर रूट अंडर स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव। ठीक है, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसका आई होता है। आपको पता होगा आई इज इक्वल टू अंडर रूट -1 होता है, बट यहाँ पे हम नॉर्मली जे उसको लिखते हैं पाइथन में। ओके, सो इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू मैं ले लूँ 4.5, सॉरी एक्स की वैल्यू ले लूँ मैं 489। ये क्या हो गया, ये हो गया एक टाइप का इंटीजर। अगर मैं y की वैल्यू ले लूँ समथिंग लाइक व्हाट्स 3.1415, ये क्या हो गया एक टाइप का, ये हो गया फ्लोट। और अगर मैं वही z ले लूँ, क्या ले लूँ 3j, इसकी वैल्यू क्या होगी 3j। वैसे होता क्या है बेसिकली, आपको अगर नहीं पता तो ये हो गया क्या हो गया कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स में बेसिकली हम इसको पढ़ेंगे कैसे, अंडर रूट, अंडर पढ़ेंगे नहीं कैसे एक्चुअली, मतलब उसका मीनिंग क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -3। ठीक है, ये हो गया कॉम्प्लेक्स। और ये अब इन सबको यूज कर, एक्चुअली नॉर्मल जो नंबर्स होते हैं उनके ऊपर कुछ मैथमेटिकल एक्शन नॉर्मली परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी कुछ मैथ और सी मैथ फंक्शन होता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कभी कर लेंगे, हम बाद में करेंगे बाकी अच्छा, बाय द वे यहाँ पे टाइप लगा के मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, टाइप में ना यूज करके दिखाऊंगा। अगर मैं एक्स वाई जेड अगर मैं दिखाऊं, तो देख सकते हो एक्स इंट है, फोर्थ फ्लोट एंड देन वी हैव कॉम्प्लेक्स। तीनों की डेटा टाइप से आपको पता लग गई है। सो अब देखो इंट क्या है, इंट और इंटीजर इज अ होल नंबर और पॉजिटिव नेगेटिव डेसिमल ऑफ अनलिमिटेड लेंथ। बाकी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना जिसकी जिसमें ना इंटीजर्स की रेंज होती है कि इंटीजर्स एक सर्टेन रेंज से दूसरे रेंज तक नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, रेंज ऑफ इंटीजर्स इन सी प्लस प्लस, लेट्स से मैं एक बेसिक सा सर्च करके दिखा रहा हूँ। तो देखो इंटीजर की लेंथ यहाँ है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ही हो सकते हैं। अगर मैं इससे दो अक्षर कोई बड़ा नंबर डाल दूंगा ना, तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। अगर मैं जावा में चेक करूँ तो जावा में भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ये देखो, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बट पाइथन में ये चीज अनलिमिटेड होती है। अगर मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ पाइथन, ओ ये वैसे रेंज वगैरह से भी सब है। लेकिन बेसिकली मैं बता दूं अनलिमिटेड लेंथ होती है, चाहे जितना मर्जी आप इसमें लिखो। फ्लोट, फ्लोट को वैसे फ्लोट जब लिखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से उनको कहते हैं फुल फॉर्म में, अगर वो कोई कहना चाहे, जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है और डेसिमल भी हो सकते हैं। नेगेटिव नंबर्स मैंने अभी तक जितने लिखे हैं मैं ये सारे पॉजिटिव, फिर मान लो इसको नेगेटिव भी कर दो, इट इज स्टिल अ फ्लोट। अच्छा, अब यहाँ पे ना फ्लोट के हम एक ये ई को भी यूज करते हैं। ये आपको, आई डोंट थिंक सो आपको ये वाली नोटेशन पता होगी, बट अगर ये वाली नोटेशन आपको दिखाना चाहूँ तो ये जैसे ये देखो, ये बार बार ई लिखा है, ये ई है क्या, इंडिकेट करता है पावर ऑफ 10 को। बेसिकली आप ना कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेशन करते हो, लेट्स से मैं कोई बहुत बड़ा नंबर लेता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा नंबर लेता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो ये कैलकुलेशन में रिजल्ट हमें कैसा मिल रहा है, 4.59 ई प्लस 15। ये कुछ अजीब सा आंसर नहीं है, क्योंकि नॉर्मली आंसर तो कुछ और आता है ना, नॉर्मली जीरो जीरो लिखते जाते हैं। तो ये ना उसको लिखने का शॉर्ट हैंड तरीका होता है, इसको मैं आपको ना एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा फ्लोट वाले सेक्शन में एक्सप्लेन कर दूंगा, यहाँ पे या फिर नीचे floats, ठीक है। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ओके, नम समथिंग होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहले जो मैंने नंबर लिखा है वो आप लिख लो। ये ये नंबर लिखा है ये, ठीक है।
मल्टीप्लाइड बाय ई, जहां पे आपको दिख जाए वहां 10 लगा दो। और अगर प्लस का साइन है तब तो कोई बात नहीं, अगर माइनस का साइन है तो जो भी, जैसे +15 लिखा है ना, 10 raised to power 50, ये इसका वैल्यू। अब बाय द वे 50 raised to power को हम डबल स्टार लिखते हैं, ये आप अभी भी छोड़ दो। बट इसका मतलब होता है 4.59 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 15। अगर यहाँ पर -15 होता तो इट मीन्स यहाँ पे मैं माइनस लगा दूंगा, -15 लगा दूंगा। ठीक है, तो ये एक साइंटिफिक नोटेशन होता है कि जहां पे आपको ई लिखे वहां पे 10 लगा दो, उसके बाद जो नंबर आ रहा है उसको 10 के ऊपर एक्सपोनेंट में डाल दो। ठीक है, तो ये हो जाता है साइंटिफिक नोटेशन। अब यहाँ पे कैपिटल ई, स्मॉल ई सब हम अपना अपना यूज कर सकते हैं। अब मैं करके दिखा भी देता हूँ एक बार आपको। मान लो कि ये नंबर है ना, अगर इसका भी, और ये अभी फ्लोट टाइप नंबर ही है, अगर मैं प्रिंट टाइप ऑफ नम करूँ ना, देखना ये अभी भी फ्लोट ही है। राइट, बिकॉज ये तो बस मैंने फॉर्मेट लिखने का एक दूसरा यूज किया है। अगर मैं नम को डायरेक्टली प्रिंट कर दूं तो ये डायरेक्टली प्रिंट हो रहा है। इसकी मेरे को अगर वैल्यू निकालनी है, लेट्स से मेरे को वैल्यू इसकी कुछ भी निकालनी है, अभी वो उसके ऊपर मान लो राउंड फंक्शन का वैल्यू, वैसे ये सारी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि यहाँ पे ई या स्मॉल ई या कैपिटल ई जो हम लिखते हैं ना, हम साइंटिफिक नोटेशन में चले जाते हैं जिसकी वैल्यू होती है, देखो कैपिटल ई भी मैंने लिखा तो स्मॉल ई ऑटोमेटिकली आ गया। वाई, बिकॉज पाइथन दोनों को इक्वली ट्रीट करता है इस केस में। तो ये भी एक टाइप का साइंटिफिक नोटेशन है एक्सपोनेंट्स को स्टोर करने के, एक्सपोनेंट्स ऑफ 10 को स्टोर करने के, ताकि हम बहुत बड़े नंबर से डील कर पाए। तो तब कुछ सोचो ना यार, ये वाला नंबर अगर मैं लिखना चाहता हूँ, अगर इसको तो एक क्लास में पॉजिटिव कर देते हैं, तो ये नंबर क्या बन जाता है, आपको आइडिया है? ये नंबर बन जाता 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 अरे, ये आई थिंक नियर अबाउट ये नंबर बन जाता है। 4 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाँ, अरे देखो ये इतना बड़ा नंबर लिखने से बढ़िया हमने ये लिख दिया। अगर मैं वहीं इसको ये कर दूं, लेट्स से 28 कर दूं, तो ये नंबर इतना बड़ा बन जाएगा। तो अब इतना लंबा नंबर लिखने से अच्छा इसे तो मैं जीरो लिखते लिखते गलती भी कर सकता हूँ, लेकिन इसमें तो नहीं होगी ना ये। एक तो लिखने का नोटेशन है, साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, ऐसे एक बार सर्च कर लेते क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 10 to the power, ऐसे कुछ सर्च कर लेते हैं। पता नहीं किधर। चलो कोई बात नहीं, आपको एक आइडिया लग गया ना क्या कर रहे हैं हम। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे, इनसे कभी ना कभी हम डील करेंगे। इनफैक्ट इसका हमने ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्वर हम खुद से बनाएंगे इस वजह इस टॉपिक के लास्ट में। जब हमें थोड़ा सा हम ऑपरेशन सीख जाएंगे, तब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्वर बनाएंगे, उसमें इसको एक बार यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप कन्वर्जन। अब नंबर्स के साथ टाइप कन्वर्जन भी जरूरी है ना। आप किसी भी एक नंबर को दूसरे में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, ये। और एक अच्छा रैंडम मॉड्यूल भी उन्होंने यूज किया। तो टाइप कन्वर्जन पे तो बाद में आते हैं, पहले काम करते हैं रैंडम मॉड्यूल को यूज करके दिखाते हैं, या फिर टाइम कन्वर्जन पहले कर लेते हैं। ठीक है, मान लो कोई एक नंबर है, इन सबको मैं फिलहाल कमेंट आउट कर देता हूँ, इसका काम नहीं है। लेट्स से वी हैव सम नंबर, फॉर एग्जांपल मैं क्या करना चाह रहा हूँ, हाँ प्राइस की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्राइस है किसी चीज का 9,990.99 रुपीज। ठीक है, इतना तो ये। अब ये क्या है, एक टाइप का ये है आपका फ्लोट। फ्लोट हो गया ना, आपको तो इतना तो समझ में आ ही रहा है। अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो आप देख सकते हो, प्राइस अगर मैं प्रिंट करूं तो ये कुछ लिखा आ रहा है। लेकिन आप देखना यार, जब अब टोटल करेंगे हम कभी भी, मान लो इस प्राइस का हमें टोटल बिल प्रिंट करना है, क्योंकि जैसे हम कभी भी किसी शॉप पे जाते हैं सामान खरीदते हैं, तो बिल में नॉर्मली तो नंबर्स जो होते हैं वो शुरुआत में डेसिमल्स के साथ लिखे होते हैं, लेकिन जो फाइनल बिल का अमाउंट टोटल कैलकुलेट होता है उसमें राउंड ऑफ हो जाता है, कि बेसिकली जितना ये पॉइंट वाले फिगर है उसको हटा दो, क्योंकि 99 पैसे तो कोई दे नहीं सकता। वो 99 पैसे में 1 रुपए दे देगा तो फिर वो कहीं एक पैसे वापस मांग लिया, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। सो टू फिक्स दैट इशू, जो फाइनल बिल प्रिंट होता है ना उसके अंदर हम इस डेसिमल्स को हटा देते हैं। अब ये डेसिमल हटाए कैसे हम, इसको करने के वैसे तो काफी तरीके हैं, राउंड मेथड का भी हम यूज कर सकते हैं, राउंड फंक्शन का भी। बट नॉर्मली हम कैसे कर सकते हैं, सोचो 2 मिनट सोचो। मैं ना यहाँ पे एक काम करता हूँ, तब तो फॉर्मल स्टेट लगा देता हूँ। द प्राइस ऑफ सिल्वर इज, ठीक है, INR।
आपको दिमाग में कुछ आया? हाँ, कर इसका हम क्या कर सकते हैं कि ये जो एक फ्लोट वैल्यू है, अगर हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दे तो इंटीजर तो ये चीजें स्टोर नहीं कर पाते, 0.99 को। इंटीजर तो इतना स्टोर करेगा, इसको भूल जाएगा, इसको इग्नोर कर देगा। तो अगर इस फ्लोट को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर दे तो क्या होगा, ये हमारा जो प्राइस है वो एग्जैक्ट एक होल नंबर में आ जाएगा, डेसिमल्स नहीं बचेंगे। करके दिखाऊंगा इसको। द प्राइस, द टोटल अमाउंट, यार ये किस वाली मेरी, टू बी पेड इज INR, है ना। अगर नॉर्मली मैं प्राइस लिख दूंगा तो देख सकते एग्जैक्टली आ जाएगा, लेकिन मेरे को ऐसा तो चाहिए नहीं, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको ऐसे इंट डालता हूँ। इंट पैरेंथेसिस, और जो भी आपका फ्लोट को कन्वर्ट करना है आप उसको प्रिंट करो। अब ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया है। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे ना आपको कमेंट आउट करके बता देता हूँ यहाँ पे हुआ क्या। फ्लोट को हमने इंट में कन्वर्ट कर दिया, कैसे? यूजिंग इंट, है ना। ये जो इंट फंक्शन हमने यूज कर लिया। अच्छा, अगर अब मैं जाके प्रिंट करूंगा फ्लोट, ये जो प्राइस का टाइप में प्रिंट करूंगा तो बताना, आपको गेस करो क्या होगा। ये अभी भी फ्लोट है। ये अभी भी फ्लोट क्यों है? क्योंकि हमने कन्वर्ट तो किया, लेकिन हम उसको प्रिंट करके हमने छोड़ दिया, हमने कहीं स्टोर नहीं किया। जैसे लिटरल स्ट्रिंग्स के बारे में बात नहीं कर रहे थे कि हमने वो एक मल्टीलाइन स्ट्रिंग तो बताया बनाया, बट हमने उसको कहीं स्टोर नहीं किया। अगर वैसे ही मैं यहाँ पे स्टोर कर दूं, जैसे इंट प्राइस, और यहाँ पे मैं इंट फंक्शन को कॉल करता हूँ और इसके अंदर जो भी मेरा फ्लोट वैल्यू थी उसको मैंने एंटर कर दिया, और अब मैं यहाँ पे अगर इंट प्राइस वाले को यूज करूँ, मैं इंट प्राइस जो अपना वेरिएबल है उसको यूज करूँ, तो आप देखना ये भी अभी भी इंटीजर, और ये वाला जो इंटीजर इसकी अगर मैं वैल्यू चेक करूँ इंट प्राइस की, ये एक इंटीजर बन चुका है। तो ठीक है, आपने देखा ना कैसे हमने एक फ्लोट लिया उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। और जैसे हमने ये किया है वैसे हम वाइस वर्सा कुछ उल्टा काम भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई इतना वैल्यू है, कोई जिसको जो इनिशियली तो इंटीजर थी बट बाद में हम उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे हाँ, आप ना चेस खेलोगे तो चेस में टाइमर होता है ना, टाइमर नॉर्मली ऐसे चलता रहता है कि यार 10 मिनट्स 20 सेकेंड्स, मान लो कुछ ऐसा चलता रहता है। फिर आपका ये कभी हो जाएगा 8 मिनट्स 19 सेकेंड्स, है ना। ऐसे करके टाइमर चलता रहता है। बट जब आप 1 मिनट आगे से कम मार्क पे आते हो, तो मान लो जैसे आपका टाइम काफी कम बचता है, जैसे आपका 30 ही सेकंड बचे हैं, तो कैसे शो होता है? 0 0 30, और उसके बाद आपके ना माइनर में भी सेकंड्स दिखने लगते हैं ऐसे 50। पहले आप ये देख सकते हो कि पहले जो टाइमर था वो ऐसे नॉर्मल होल नंबर्स में चल रहा था, लेकिन जब टाइम कम बच जाता है तो टाइमर कई बार चल जाता है फिर डेसिमल्स में। तो ऐसे हम क्या, इंटीजर को हमें फ्लोट में भी कन्वर्ट करना था, वो हम कैसे कर सकते हैं? वो कन्वर्ट करने के लिए हम इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल काउंटर, मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, लेट्स से 45 इसकी वैल्यू। अब मैं इसका ना, ये एक नॉर्मली क्या है, इंटीजर है, इसको मैं फ्लोट में कभी कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। फ्लोट काउंटर, तो अब मैं यहाँ पे फ्लोट फंक्शन का यूज करूंगा और उसके अंदर ये वैल्यू असाइन कर, वैल्यू क्यों असाइन करूँ, मैं काउंटर असाइन कर देता हूँ। अगर 45 असाइन कर दूंगा तो 45 की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे चेंज करूंगा तो ये फ्लोट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ऐसा करूँ, प्रिंट एफ द प्रीवियस वैल्यू ऑफ काउंटर was counter and the new value is float underscore counter। अब देख सकते हो वैल्यू चेंज होगी यहाँ पे। द प्रीवियस वैल्यू ऑफ काउंटर वाज 45 एंड अब इसकी वैल्यू क्या 45.0 बन चुकी है। या फिर इसको कन्वर्ट करने का एक तरीका और होता है कि अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे ना काउंटर प्लस 0.0, चलिए ये देखो अभी भी एक फ्लोट बन गया। इनफैक्ट अगर मैं इसका डेटा टाइप भी प्रिंट करना चाहूंगा, प्रिंट करके दिखाऊं आपको, यहाँ पे ये एक फ्लोट बन गया। देखो लास्ट में आपका फ्लोट प्रिंट हुआ है। ये ऐसे हमने फ्लोट कैसे बना दिया,
हमने बेसिकली ना एडिशन कर दिया है 0.0। अब एडिशन वगैरह हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इतना तो आपको समझ में इतना आ ही रहा होगा कि मैंने फ्लोट के अंदर वैल्यू क्या साइन किया, ये काउंटर प्लस 0 0। अब 0 0 अपने आप में तो एक फ्लोट है, बिकॉज इसमें डेसिमल है। तो किसी भी इंटीजर में आप डेसिमल ऐड करो तो ये हमेशा एक फ्लोट में, यानी एक फ्लोट बन जाता है। किसी इंटीजर में आप फ्लोट ऐड करो तो वो हमेशा एक टाइप का फ्लोट बन जाता है। बिकॉज ऑब्वियसली नहीं तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। ये भी एक तरीका है कन्वर्ट करने का। तो टाइप कन्वर्जन हमने सीखी, इसको हम टाइप कन्वर्जन कहते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर है ना यार, कॉम्प्लेक्स नंबर से जो वैसे तो चाहूँ मैं अभी डील कर सकता हूँ, बट यार ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर अभी नहीं डील करते हैं। वो अगर कभी सी मैथ फंक्शन का यूज करेंगे ना तब हम करेंगे उसके साथ डील। या फिर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्वर बनाएंगे ना तो उसमें मैं काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके। अब रैंडम मॉड्यूल का यूज करते हैं। देखो यार, कुछ चीजें होती है ना पाइथन में, होती तो इनबिल्ट है, लेकिन जब एक स्टैंडर्ड पाइथन फाइल है ना उसके अंदर हम उसे डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते। तो हम क्या करना होता है, लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट रैंडम, ऐसे करके। अब ये देखो, ये सारी से ना कुछ चीजें लिख के आ रही हैं यहाँ पे। लेकिन जैसे अब जैसे मैंने बताया था ना कि इसके ऊपर होवर करो, लिखा था ये वेरिएबल है। इसके ऊपर लिख होवर करो तो आपको ये तो चलो वैल्यू है, इसमें तो क्या कुछ नहीं आएगा। लेकिन जैसे इसके ऊपर ये तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है, कहाँ गया? इसके ऊपर होवर करो तो फंक्शन लिखा आता है, वैसे ही आप देख सकते हो इसके ऊपर मैं होवर कर रहा हूँ तो एक मॉड्यूल लिखा रहा है। क्यों? ये एक मॉड्यूल है। और मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले इंपोर्ट लिखो स्पेस और मॉड्यूल का जो भी नाम है, जैसे रैंडम होता है। अब आगे कभी ना कभी हम मैथ्स इंपोर्ट करेंगे, मैथ सॉरी, फिर कभी हम इंपोर्ट सी मैथ करेंगे, है ना, सी मैथ करेंगे। अच्छा, बाय द वे मल्टीपल चीजें इंपोर्ट कर रहे हो तो कॉमा डाल के भी कर सकते हैं, मैथ सी मैथ ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे चीजें मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करेंगे तो ये एडिशनल फंक्शनलिटीज आते हैं। कुछ मॉड्यूल्स जो होते हैं वो तो प्री बिल्ट होते हैं पाइथन में, और इनबिल्ट आते हैं, जैसे रैंडम मॉड्यूल, मैथ मॉड्यूल, सी मैथ मॉड्यूल, ये इनबिल्ट आते हैं। तो ये आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप स्टेटमेंट लिखो ऊपर, इंपोर्ट एंड काम करना शुरू कर दो। कुछ हो जाते हैं अपने ऐसे मॉड्यूल होते हैं जो हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जैसे टी कैंटर करके मॉड्यूल होता है जिससे हम जीयूआई वगैरह बनाते हैं, हम ग्राफिक्स इंटरफेस बनाते हैं। तो वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, तो आप पिप इंस्टॉल और टी कैंटर करके हम कमांड रन करते हैं, फिर ये यूज करते हैं। और कुछ चीजें होती है, कुछ फाइल्स को हम एज अ वो मॉड्यूल यूज कर सकते हैं बाय डे, और खुद से बना सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट एक प्रोजेक्ट में मैंने यूज भी किया हुआ है। वो प्रोजेक्ट अभी अपलोड नहीं हुआ है बट हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्लली सून। तो ये हो गया टॉपिक यहाँ पे। अच्छा, हम इंपोर्ट मॉड्यूल यूज कर रहे थे ना, अब इंपोर्ट मॉड्यूल का ना यहाँ पे देख लेते हैं कितना फंक्शन लिखा है। अच्छा, यहाँ पे रैंडम रेंज की बात की गई है ना, तो ये RAND शॉर्ट फॉर्म होता है रैंडम का, ठीक है। तो RAND RANG। अब इसका यूज करके देखते हैं, मान लो इन सबको फिलहाल कमेंट आउट कर देते हैं। सारे प्रिंट स्टेटमेंट को हाँ कमेंट आउट कर दिया। अब मान लो मैंने इंपोर्ट के ऊपर रैंडम कर लिया, अब मेरे को रैंडम फंक्शन मॉड्यूल का यूज करना है। रैंडम मॉड्यूल का मैं कैसे यूज करूँ? लेट्स से मेरे को ना कोई इंटीजर चाहिए, कोई एक ना रैंडम सी वैल्यू चाहिए, रैंडम वैल्यू, कोई भी एक रैंडम से वैल्यू। कई बार हम चाहिए होती है, कोई गेम वगैरह बना रहे हैं तो उसके अंदर हमें ना कुछ भी चाहिए, तो रैंडम से हमें वैल्यू चाहिए, तो हम उस पर क्या कर सकते हैं, रैंडम, पहले रैंडम मॉड्यूल को कॉल करेंगे डॉट, फिर रैंड इंट, इसका यूज कर सकते हैं। और अब इसके अंदर हम कभी भी, और इस फंक्शन को अब देखना, उसमें प्रिंट करूँ तो प्रिंट रैंडम वैल्यू। अब मैं यहाँ पे एंटर करूँ, ओ सॉरी, अब यहाँ पे ना दो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, A0 से लेके लेट्स से 20 50। ये बेसिकली अब हो क्या रहा है मैं थोड़ा समझाता हूँ। पहले तो आप RANDM रैंडम करके उस रैंडम मॉड्यूल को कॉल करोगे, देखो मैं कवर करूंगा ना क्या आता है। एक टाइप का मॉड्यूल है, उसके अंदर मैं यहाँ पे देख सकते हो मॉड्यूल, इस मॉड्यूल के अंदर एक मैंने वेरिएबल यूज किया जो कि है रैंड इंट करके या फिर रैंडम इंटीजर करके। और अब इसके अंदर दो आर्गुमेंट्स हमने देने होते हैं, एक तो जीरो, एक तो मतलब इन स्टार्टिंग, और एक होता है एंडिंग। अब मैं स्टार्टिंग से एंडिंग में जो दे दूंगा उस उसमें से कोई एक वैल्यू जो उठा के हमेशा आपको प्रिंट करके फाइनल देगा। और ये जो वैल्यू प्रिंट करके देगा ना, ये काफी रैंडम सी होगी, इनमें से कुछ भी हो सकता है, ये वेल डिफाइंड नहीं। ऑल्दो पाइथन में ना, जैसे देखो 20 ने दिया, मैं करूँ 8 दे रहा है, 4 दे रहा है, 3 दे रहा है, 12 दे रहा है, 10 दे रहा है, 17, 20, 6, 7, 2, 1। अगर मैं इसी को लेट्स से -1 कर दूं तो जीरो भी कहीं ना कहीं आएगा, प्रिंट होके। देखो जीरो आया था भी प्रिंट होके, है ना। तो ऐसे करके ना आप इससे कोई भी रैंडम वैल्यू प्रिंट करा सकते हो। ये हो गया रैंडम इंटीजर। अब उसमें रैंडम रेंज की बात की है ना,
डिस्प्ले रैंडम नंबर फ्रॉम 1 to 9। आप वैसे ही करके यहाँ पे एक रैंडम रेंज फंक्शन भी होता है। एक्चुअली रैंडम प्रॉपर इसका इन्होंने वो बनाया होगा, मॉड्यूल बनाया होगा, देखिए। नहीं नहीं मॉड्यूल का। चलो मैं आपको ना रैंडम का ना प्रॉपर डिटेल, अभी ये हमने ओपन कर ही लिया है ना, तो वो कर ही लेते हैं बातचीत इसकी भी, ठीक है। रैंडम मॉड्यूल, ओके। सीड गेट स्टेट वगैरह, सेट सेट ये सब तो अभी छोड़ देते हैं। रैंडम रेंज की बात कर लेते हैं। रिटर्न्स अ रैंडम नंबर बिटवीन द गिवन रेंज। रैंडम इंट क्या होता है? बाकी मैं रैंडम रेंज यूज कर रहा था, यूज कर रहा था। ठीक ठीक है, ओके। और ये रहा हमारा रैंडम। बेसिकली ये दोनों फंक्शन होते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, हम इनका काम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी इंटीजर को रिटर्न कर। बाय द वे ये ना इंटीजर्स के पीछे ही काम करता है, रैंडम रेंज भी वहीं। अब जैसे मैं रैंडम रेंज करके दिखा देगा आपको, तो कुछ नहीं, ये भी सेम वही काम करता है जो रैंडम इंट का काम है। चॉइस का करके है ना, अगर मैं मान लो यहाँ पे कुछ भी कोई चॉइस देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे रैंडम चॉइस यूज कर दूँ, रैंडम चॉइसेस, सॉरी इसका स्पेलिंग अच्छा नहीं, चॉइसेस नहीं, चॉइस। अच्छा इस लिस्ट से डील करना पड़ेगा, लिस्ट की अभी बात नहीं करते। तो बेसिकली ये पाइथन, आप कहोगे यार इसका यूज क्या है, इसका काम है आप कोई भी गेम बना सकते हो। जैसे आपको भी ना इनपुट, जब हम एक बार इनपुट डिस्कस करेंगे, इनपुट कैसे लेना है वो डिस्कस करने के बाद हम एक बार इवेंचुअली इस पे भी आएंगे, टिक टैक टू गेम बनाएंगे, ठीक है। हम टिक टैक टू या फिर स्टोन पेपर सीजर बना लेंगे, रॉक पेपर सीजर, वो काफी इजी है, उसके ऊपर बना लेंगे। अभी मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ पहले। ओके सो कहाँ पे थे हम? हाँ रैंडम वगैरह का हमने डिस्कशन थोड़ा कर लिया था। बाकी हम जो मॉड्यूल्स वगैरह अगर पढ़ेंगे तो उसका और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बिकॉज इसमें लिस्ट वगैरह भी चीजें यूज हो रही है। तो जो अभी मैंने बिल्कुल भी आपको टच ऑन नहीं की है, तो वो टॉपिक्स पे मैं जाना नहीं चाह रहा है ना। कोड चलेंगे उसके बाद, है ना। यहाँ पे कह रहे क्रिएट एन इंटीजर, है ना, एक्स से इंटीजर बनाना है, उसकी वैल्यू 5 असाइन करनी है। डन। देन वी हैव टू असाइन वैल्यू ऑफ 3.14 टू वाई। डन। देन व्हाट वी हैव टू डू, assign the value of 2 plus 3j to z। अब प्रिंट देयर टाइप्स, है ना, टाइप्स प्रिंट करने हैं, कोई बात नहीं कर देते हैं। अब देखो यार यहाँ पे ना एक सिंपल मेथड तो ऐसे होगा, टाइप एक्स एक्स करके, है ना, ये जो भी है इसको कॉपी करके पेस्ट करो, हाँ। उसके बाद एक्स पे यहाँ पे आप वाई कर दो, यहाँ पे आप जेड कर दो, एंड चेक कोड करो, प्रिंट होगा सब सही से। बट अगर आपको और थोड़ा सा फास्ट मान लो करना है, या फिर थोड़ा डिफरेंट करना है, आप ऐसे भी कर सकते हो, एक्स वाई टाइप जेड, है ना। आप कहोगे यार ये तो सारा स्पेस डाल के जाएगा, तो नहीं, हम क्यों नहीं होगा, वाई, बिकॉज यहाँ पे हम सेपरेशन को सेट कर देंगे इज इक्वल्स टू न्यू लाइन कैरेक्टर। बेसिकली जो पहले होता है ना, कॉमा डल जाता था, कॉमा नहीं आएगा, वो उस कॉमा की जगह पे न्यू लाइन कैरेक्टर आ जाएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम के लिए प्रिंट होंगे। एंड टेस्ट केस हमारा मैच नहीं किया, वाई नहीं किया। हाँ ऐसा पता है यार, एक बात और होती है, हमें ऐसे पंगे लेने नहीं चाहिए। देखो आउटपुट सेम होता है, लेकिन ना कई बार ना दिखने में कोड थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। मतलब जब कुछ कोड, दूसरा पीस ऑफ कोड उसको पढ़ता है ना, तो थोड़ा सा कुछ हो सकता है, कुछ इनविजिबल कैरेक्टर्स होते हैं जो बहुत परेशान करते हैं। सो ऐसा लाइक नॉर्मली आपने अपने देखने के लिए करना है तो आप वैसे कर सकते हो, अपने एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, अपने, है ना, पॉलिशिंग के लिए। बट नॉर्मली ना कोई भी आपका किसी टेस्ट केस सब कंप्लीट करना है तो नॉर्मल मेथड यूज करो, ठीक है, जो ज्यादा कॉमन है और जो आपसे ना एक्सपेक्ट किया जा रहा है। पाइथन कास्टिंग, टाइप कास्टिंग मैंने बात कर दी वैसे तो यार, मैं क्या। हाँ ये देखो, जो टाइप कास्टिंग होती है यही है, इंटीजर को फ्लोट में। अब अच्छा मैंने टाइप कास्टिंग में स्ट्रिंग नहीं डिस्कस किया ना, स्ट्रिंग को डिस्कस कर ही नहीं किया मैं, इसी में कर लेता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नंबर से, ठीक है। टाइप कास्टिंग का डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम इंटीजर और फ्लोट में मैंने कन्वर्जन किया ना, ये एक टाइप का टाइप कास्टिंग था। तो वैसे ही एक और टाइप कास्टिंग होता है,
जो ये ज्यादा कॉमनली यूज होता है दैट इज स्ट्रिंग टू इंटीजर या फिर इंटीजर टू स्ट्रिंग या फिर इंटीजर टू सॉरी स्ट्रिंग टू फ्लोट या फिर फ्लोट टू स्ट्रिंग। आप ऐसा भी कुछ ना कुछ कर सकते हो। अब कैसे करना है, सिंपल सा सेम फॉर्मेट रहेगा। फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू है, किसी ने ना वैल्यू मैंने स्टोर कर दिया, लाइक एज को मैंने स्टोर एज नहीं और कुछ ले लेते हैं, एज हमने बहुत बार ले लिया, मान लो हाउस नंबर। हाउस नंबर आप जब किसी से मांगोगे ना तो वो हाउस नंबर जो आएगा वो मतलब कई बार ना टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा होगा, टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा है लेट्स से 496 पॉइंट तो होता नहीं है लेकिन ये ले लेता 4961, ये हाउस नंबर है। अब ये देख लो, इसको मैं प्रिंट करूं अगर इसके टाइप, टाइप क्या है, हाउस। यार आपको क्या हो गया, कहाँ पे क्या इशू कर रहा है। 930 तो मैंने क्या ऐसे कर दिया, अच्छा अच्छा ऐसे ही ना रैंडम इंट कर देते हैं, रैंडम। ठीक है, अब नहीं परेशान करेगा। हाँ अब देखो लास्ट में प्रिंट हो रहा है ना हाउस नंबर, ये वाला। ये यहाँ पे अगर मैं चाहूँ लिख दूँ टाइप ऑफ हाउस नंबर इज, ये देखिए कह रही स्ट्रिंग है। अब ये स्ट्रिंग क्यों है भाई, यार है तो देखने तो हमें नंबर लग रहा है, क्यों क्योंकि मैंने क्या करा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी आ जाए वो एक टाइप का स्ट्रिंग है। सो दिस इज एक्टिंग राइट नाउ एज अ स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग को मैंने इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना तो कैसे करूँ, इंटर कर दो, बात खत्म। अब मैं इसका अगर एक बार पूछूं उससे क्या टाइप है, तो देख सकते हो अब यहाँ इंट आ रहा है, वाई बिकॉज मैंने इंट का यूज कर लिया। अगर मैं वही यहाँ फ्लोट का यूज कर लूँ फ्लोट आ जाएगा। और अगर मैं मान लो इसको ना यहाँ पे ऐसे लिखने के बजाय यहाँ पे ना पेस्ट कर ही देता हूँ फ्लोट या फिर न्यू हाउस नंबर, ऐसा कुछ असाइन कर दूँ लग से। और यहाँ पे जो है वैल्यू, और यहाँ पे और मान लो मैं साथ में प्रिंट भी करूँ न्यू हाउस नंबर, देख सकते हो पॉइंट आगे क्या हो गई, फ्लोट की तरह काम करा गया, फ्लोट की तरह इंट कर दूँ, देख सकते हो इंट और डेसिमल हो गया। अब बाय द वे यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं मैं खुद नहीं गया मैं क्या बोलने वाला था। हाउस नंबर ओके, हाँ। आगे कई बार हम क्या करते हैं ना, मान लो हमें ना पता है कि दोबारा स्ट्रिंग को दोबारा कभी यूज करना नहीं है, मतलब हमने स्ट्रिंग एज ए इनपुट मिल गया बट उसका हमने यूज एज ए इंटीजर ही करना है। तो हम ना एक काम कर सकते हैं, डायरेक्टली हाउस नंबर जो वेरिएबल था ना उसी को कॉल करके इसको इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब इससे देखोगे क्या होगा कि कहीं पे भी ना हमारे मेमोरी लोकेशन में ना ये वाला वेरिएबल एज अ स्ट्रिंग नहीं बचेगा, ये हमेशा इंटीजर ही बन जाएगा ये। तो इसे ना मल्टीपल कई बार हमें कहीं पे वैल्यूज लेनी है ना उसको हम ऐसे इग्नोर कर सकते हैं। अब इसका एक जगह और यूज आएगा, इनपुट लेने में काफी बार हम यूज करते हैं इंटर फ्लोट को कन्वर्जन, और वैसे ही नंबर्स को हम स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जरा वो भी करके दिखा देता हूँ। वैसे यहाँ कोई नंबर ही होता 4569 है और मेरे को इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता, मैं स्ट्रिंग कर दूँ, स्ट्रिंग भी आ गया और नंबर भी प्रिंट हो रहा है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, दिस इज कम्प्लीटली अपॉन यू। तो ये टाइप कास्टिंग पूरी कंप्लीट हो गई आपकी, है ना। अब ये कुछ क्वेश्चंस है, देख लो एक बार। यहाँ पे क्या आएगा 35 आएगा, वाई 35 क्योंकि इंटर कन्वर्जन कर देगा, है ना। अच्छा बाय द वे आपको ही हो सकता है यहाँ पे बोले कि यार 35.88 का तो राउंड करेंगे तो 36 आता है, बट नहीं हम यहाँ पे राउंड नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बस बेसिकली जो डेसिमल से जो भी है एलिमिनेट कर दे रहे हैं, दैट्स इट। हमने नहीं देखना कि कोई वो किसकी क्लोज है, यहाँ राउंडिंग किधर जा रही है, दैट इज नन ऑफ आवर कंसर्न राइट नाउ। इसका क्या होगा 35.0। अच्छा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा फ्लोट को तो क्या होगा, ये लिटरली प्रिंट हो जाएगा। अच्छा मैंने ये क्या पाइथन स्ट्रिंग, अच्छा स्ट्रिंग्स की हमने बातें भी की नहीं है, स्ट्रिंग्स पे जाते हैं, ठीक है। कोड कोड चले मुझे, क्रिएट एन इंटीजर, यहाँ पे क्या लिखा है एक्स है, उसकी वैल्यू क्या होगी 1। बहुत बढ़िया। कन्वर्ट एक्स टू अ फ्लोट एंड स्टोर इनटू ए, ए के अंदर स्टोर करना है एक्स को फ्लोट बना के, फ्लोट एक्स। कन्वर्ट एक्स टू a string and store it in b, b is equals to string x। अच्छा बाय द वे स्ट्रिंग पूरा मत लिख देना, एस टी आर आएंगी, एस टी आर ही शॉर्ट फॉर्म है और वही यूज होती है।
अगर मैं इसकी वैल्यूज प्रिंट करूँ, प्रिंट ए एंड बी, प्रिंट ए, प्रिंट बी, बस ये हो गया। अब पाइथन स्ट्रिंग्स के ऊपर चलते हैं। पाइथन स्ट्रिंग्स अब एक नया टॉपिक आ चुका है। बाय द वे ना यार, मैं सोच रहा हूँ अभी इन्हों तक ना ये पहुंचे ही नहीं है इनपुट तक, तो इनपुट कहाँ है गया, मतलब दिख ही नहीं रहा इनपुट कहीं पे भी। चलो ये अभी यहाँ पे इन्होंने जब मर्जी पढ़ाया, मैं अभी आपको बता देता हूँ एक नया टॉपिक। सबसे पहले एक नई फाइल में आते हैं। यहाँ पे क्या सेव कर रहा हूँ, सेव करो, ट्यूब फाइव डॉट फाइव। ओके, मान लो सबसे पहले ना इनपुट कैसे लेते हैं। अभी हमने जितनी चीजें हमने की है, जैसे हम कुछ भी कर रहे थे ना, तो हम डायरेक्टली इनपुट नहीं ले रहे थे कहीं पे, मतलब हम यूजर से नहीं पूछ रहे थे। हम कोड लिख दे रहे थे, आउटपुट दिखा रहे थे, यूजर से हमने कोई कुछ पूछा ही नहीं। तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। वो हम करते हैं इनपुट के थ्रू, इनपुट फंक्शन के थ्रू। आप इसको आप देखोगे ना, देखो ये क्या है, ये एक टाइप ऑफ फंक्शन है ना। इनपुट के अंदर मैं जब भी इनपुट यूज कर लूंगा ना, तो देखना एक बार मैंने इनपुट यूज कर लिया, तो ये अंदर से मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, देख सकते हो, बात पता। लेकिन अभी कुछ हुआ क्या नहीं, क्योंकि इनपुट से हमने कुछ किया ही नहीं। अगर मैं करके दिखाऊँ एक बार, मान लो एक ए वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने इनपुट ले लिया। कि अब ए के अंदर नॉर्मली हम क्या करते थे, वैल्यू असाइन कर देते थे, या ए छोड़ो एज ले लेते हैं। एज के अंदर हम नॉर्मली वैल्यू असाइन कर देते थे एंड हम उसको प्रिंट कर देते थे, ये देखो ऐसे प्रिंट करते होते थे 18। एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ पे टाइप भी दिखा देता हूँ, टाइप ऑफ एज इंटीजर है और 18 इसका ही है। तो अगर हमें यूजर से पूछना है कि उसकी एज कितनी है, आप हो गया ना, कोड में भी चेंज कर सकते हैं। तो यार आपने कौन सा एप्लीकेशन यूज किया जिसमें कोड में जाके चेंज करते हो, अपना इनपुट देते हो। सो इनपुट यहाँ पे हम यूजर से पूछेंगे। वो कैसे पूछेंगे, हम इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे। अब इनपुट फंक्शन करता है क्या, मैं नॉर्मली से पूछूंगा। अब यहाँ पे टाइप करने का स्पेस आ चुका है, अब देख लो ये लाइन कहता है कि भाई ये फाइल रन हो चुकी है। अगर हम इसमें कुछ भी इनपुट दे दो 15, आप देख सकते हो स्ट्रिंग 15 प्रिंट हो चुका है। वाई ये प्रिंट क्यों हुआ है, क्योंकि हमने इनपुट ले लिया यूजर से। अगर यूजर कुछ और इनपुट देता है, लेट्स से 18, 18 उसकी एज है, यूजर 21 इनपुट देता है 21। बट अब एक बात यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे ना रैंडमली बस जब भी मैं रन कर रहा हूँ, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, मैं जैसे ही रन कर रहा हूँ, तो ये डायरेक्टली खाली सा स्पेस आ रहा है जिसमें मैं लिख दे रहा हूँ। यूजर को कैसे पता चलेगा यहाँ कुछ भी प्रिंट करना है, कुछ भी टाइप करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनपुट के अंदर हम कुछ भी पास कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंटर योर एज, और ये अब लिखा हुआ आएगा एंटर योर एज। जो बंदे को पता चलेगा कि यहाँ पे एज एंटर करना है, उसने अपनी एज 19 डाल दी, बस आ गया। और अब यहाँ पे आप चाहो तो ये यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्चुअली इसको ना फिर आगे कमांड आउट करते हैं। इसके आगे ना प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर लेते हैं। हाय, नहीं हाय नहीं, यू, योर एज इज ईयर्स ओल्ड। देखो मैंने एज पूछी, मैंने 20 कह दिया। योर एज इज 20 ईयर्स, यू आ रहा है वैसे, यू आर 20 ईयर्स ओल्ड, यू आर 20 ईयर्स ओल्ड, ऐसे करके हो रहा है। वैसी एज ही क्यों इनपुट लेना, कोई नंबर की इनपुट नहीं दे सकते, हम कुछ भी इनपुट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहूँ नेम का भी इनपुट ले लेता हूँ, इनपुट एंटर योर नेम, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे मान लो प्रिंट करना चाहूँ, प्रिंट हाय नेम वेलकम टू दिस प्रोग्राम। मैं अपना मेरा नाम पूछा, मैंने आयुष डाला, फिर सेकंड लाइन रन हुई जो जिसमें एज पूछ रहा था, तो मैंने एज अपना डाल दिया 18। हाय आयुष, वेलकम टू दिस प्रोग्राम, यू आर 18 ईयर्स ओल्ड। ऐसे करके आप कुछ भी कर सकते हैं। नेम के साथ में मैं यहाँ पे रोल नंबर भी पूछ सकता हूँ, जो मर्जी पूछ सकता हूँ, हाँ। अब लेकिन एक बार अभी इसको मैं फिलहाल clear कर दूं। अब यहाँ अगर मैं नेम का डेटा टाइप चेक करूँ, अगर मैं अब देखो नेम और एज का डेटा टाइप चेक करूँ, तो क्या आता है देखो। मान लो मैं आयुष आयुष 48, let's say। तो दोनों स्ट्रिंग,
तो बेसिकली एक बात तो आपको समझ में आ रही है कि इनपुट नॉर्मली स्ट्रिंग को इनपुट ले लेता है, बट एज जो है ये तो नंबर है, हमें इसे नंबर की तरह डील करना है, हमें स्ट्रिंग क्यों लेना। अब कहो यार ये तो सेम दिख रहा है ना, 4080 प्रिंट हो रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इवेंचुअली फर्क पड़ेगा। अब कैसे फर्क पड़ेगा उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट फर्क पड़ेगा। तो अगर मैं चाहता हूँ यूजर से कि वो स्ट्रिंग की तरह नहीं एज ए इंटीजर वो आउटपुट दे, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मैंने बताया आपको कि मान लो मैं ना इंट एज करके या कोई भी एक वेरिएबल बना दूं और एक इंट को एज में कन्वर्ट कर दूं, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंट एज। आप देख लो, अब सॉरी आयुष 15, देखो अब एक इंटीजर बन गया है। और मैंने बताया था कि अगर आप कोई भी नंबर जैसे एज या तुम लोग को एज को स्ट्रिंग में लेकर करना क्या है, एज तो नंबर है उसको मैं इंटीजर यूज करूंगा एज। तो मैं ऐसे करने की जगह हम डायरेक्टली मैं ये एज को यूज कर लूं, है ना, ये भी कर सकते हैं। तो बेसिकली होगा क्या कि एज एक जो वेरिएबल था वो डायरेक्टली ही हमारा बन गया है इंटीजर, है ना। अब इससे भी छोटा मैं बताऊं कि जो इनपुट फंक्शन है ना, इसी को इंट के अंदर डाल दो। इससे क्या होगा कि जैसे ही अब जब बाय द वे ना आपको थोड़ा सीक्वेंस में बता देता हूँ कि जब भी कोई भी फंक्शन है ना, फंक्शन एक दूसरे के अंदर, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन घुसा हुआ है, इसको पता नहीं क्या कंकैटिनेशन नहीं पता नहीं क्या कहते हैं यार इसको। इसको ना स्पेसिफिक टर्म होता है, व्हाट इज फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन कहते हैं शायद, फंक्शन कॉल्ड विच लाइज विद इन अनदर फंक्शन। कंपोजिट फंक्शंस कहते हैं ना शायद इसको। नेस्टेड फंक्शन या इनर फंक्शन भी कह सकते हो। कंपोजिट फंक्शंस क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन, हाँ ये कंपोजिट फंक्शन भी वही होते हैं। कंपोजिट फंक्शन में एक इनर फंक्शन होता है और एक आउटर फंक्शन होता है, ठीक है। तो अंदर वाले को इनर फंक्शन बोलते हैं, आउटर फंक्शन, ये एक टाइप का कंपोजिट फंक्शन हो गया। मैं इसको सर्च मैं आपको ना यहाँ लिख देता हूँ, कंपोजिट फंक्शन बेसिकली फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन, आप कुछ भी कह सकते हो। देखो कंपोजिट फंक्शन हमेशा सबसे क्या से पहले चलते हैं, सबसे पहले अंदर वाला फंक्शन चलेगा, बाहर वाला बाद में चलता है, सबसे पहले अंदर। सबसे पहले इनपुट लेगा, और ये जो इनपुट की जो भी वैल्यू आई, जैसे इनपुट की वैल्यू मान लो यूजर ने 80 15 एंटर की, तो 15 किस में चली जाएगी, बाहर वाले फंक्शन में। बाहर क्या है, इंट। तो इसको क्या कन्वर्ट, जो स्ट्रिंग था वो इंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक शॉर्टकट मेथड हो गया जो कि कंपोजिट फंक्शन में हम जो कंपोजिट फंक्शन के थ्रू हमने यूज कर लिया और कन्वर्ट कर दिया नेम और एज को, ठीक है। अब देख सकते हो मैं कभी प्रिंट कर रहा हूँ, तो अब ये कुछ सॉरी आयुष 45, देखो ये इंटीजर बन गया। अब तो ऐसे इनपुट लेते हैं, बाय द वे हम इनपुट लेना ना, लेने की मैंने पता नहीं कहाँ पे सिखाया, आई एम नॉट श्योर। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब स्ट्रिंग्स पे आते हैं ना, स्ट्रिंग्स पे डिटेल आपको एक बार पता लग गया कि ये तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी है वो एक टाइप का स्ट्रिंग है। इसको आप प्रिंट के थ्रू हम डायरेक्टली लिटरली प्रिंट कर सकते हैं को। अब ये सारा भी एक टाइप का स्ट्रिंग है, आपको पता है, ठीक है। अच्छा बाय द वे ये कोटेशंस होगी ना, कोटेशंस मैंने आपको नहीं बताई थी, ओके वो बता देते हैं। तो अब मैं यहाँ पे ना यहाँ पे एक और कोट करके मैं एक ना ले लेता हूँ, इनपुट एंटर योर फेवरेट कोटेशन, लेट्स सी। है ना, कुछ मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ आयुष, सॉरी, नेम सेज। अच्छा अब यहाँ पे ये हो क्या रहा है, मैं एक आपको थोड़ा दिखाता हूँ। लेट्स से आयुष, एज मैंने 45 एंटर की, मैं कहता हूँ ओल्ड इज गोल्ड समथिंग, बहुत जनरल सा बोल रहा है, ठीक है, लेकिन ठीक। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक इन्वर्ट एक स्पेशल से यहाँ पे देख रहे हो ना कि एक ना आयुष सेज ओल्ड इज गोल्ड, अब ये ना इन्वर्टेड कॉमा में, क्यों इन्वर्टेड कॉमा में, ये इन्वर्टेड कॉमा मैंने क्यों लगाया, आपको यार इन्वर्टेड कॉमा पहले हम लगा रहे थे, ये वाला तो नहीं शो हो रहा। ये वाला क्यों नहीं शो रहा, क्योंकि ये ना नेस्टेड हो गया, ये वाला मेन इन्वर्टेड कॉमा है। और अगर मैं इसी को दोबारा यूज कर लूँ ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं जो बाहर मैंने यूज की था वही अंदर कर लूँ ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो एरर आ गया। बट अगर बाहर में कोई और मैंने वो कोटेशन यूज कर रखा है और अंदर कोई और, अगर मैं बाहर सिंगल अंदर यूज करूँ तो मेरे को अंदर डबल यूज करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे रन करूँ तो भी एरर आएगा भाई, बिकॉज मैं बाहर और अंदर एक सेम यूज किया। लेकिन मैं बाहर अलग और अंदर अलग कर दूं, तो अब देखो यहाँ पे ये वर्क करेगा।
50 कोटेशन ओल्ड इज गोल्ड। तो अब वो कोटेशन ऐसे कोटेशन मार्क्स में आ रहे हैं बेसिकली। अगर किसी का कोट आपको प्रिंट करना है या फिर किसी को हाईलाइट करना है ना कि भाई ये स्पेसिफिकली लिटरली एग्जैक्टली किसी ने बोला है, तो वो आप इसका यूज कर सकते हो। स्ट्रिंग ऑपरेशन जिन्होंने, हाँ, एडिंग टू अ स्ट्रिंग, असाइनिंग स्ट्रिंग टू अ वेरिएबल। अच्छा, ये तो हम अभी तक करते ही आ रहे हैं। मल्टी लाइन स्ट्रिंग हमने ये भी डिस्कस कर लिया है। अच्छा, ये भी मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग्स आर एरेज। अच्छा, अब स्ट्रिंग्स आर एरेज की बात की गई है ना। लाइक अब ये नहीं, अगर मैं सोच रहा हूँ ना, मेरा माइंड तो यही कह रहा है स्ट्रिंग आर एरे। तो एक काम करते हैं, लिस्ट की पहले थोड़ी सी हम बात कर ही लेते हैं। हाँ, मैं आगे जो स्ट्रिंग के स्ट्रिंग फंक्शन कुछ बात कर लेता हूँ, मॉडिफाई स्ट्रिंग, स्लाइसिंग स्ट्रिंग, ठीक है। एक्चुअली नहीं, ये जब से नहीं, मैं अब स्टिक करूंगा अपनी बात पे, अपने आई एम अ मैन ऑफ माई ओन वर्ड। तो लिस्ट जब मैंने बोला, लिस्ट के साथ ही करूंगा इसको। अभी के लिए इसको स्किप कर देते हैं ना। स्ट्रिंग्स आर एरेज, इस कंसेप्ट को, लूपिंग थ्रू स्ट्रिंग, इन सबको छोड़ देते हैं। स्ट्रिंग लेंथ, हाँ, यहाँ से फिर हमारे काम का है फिर चीजें। स्ट्रिंग लेंथ, चेक स्ट्रिंग, चेक इफ नॉट, हाँ, ये कंडीशनल स्टेटमेंट। तो ये करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा स्ट्रिंग लेंथ। अगर मेरे को जानना है कि मान लो जैसे नेम, मैंने नेम जैसे यूजर से मैं पूछा हूँ ना, मैं जानना चाहता हूँ कि उसके नेम में कितने लेटर्स हैं। फिलहाल मैं सब कुछ को ना फिर ऐसा अनकोड कर देता हूँ। मान लो मुझको पता करना है ना यार, यूजर का जो नेम है ना वो कितने लेटर्स का बना है, तो मैं कैसे करूँ? अच्छा, भाई यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश मैंने बताया था, ये न्यू लाइन करेक्टर होता है। न्यू लाइन करेक्टर मैंने यहाँ पे एडिशनली यहाँ पर इसलिए डाल दिया ताकि एक एक्स्ट्रा स्पेस हो, तो मतलब बीच में खाली लाइन हो, ताकि अलग से ध्यान इस पे चल जाए इस लाइन के ऊपर। मान लो वो जानना कि नेम में कितने कैरेक्टर्स है और मैं प्रिंट करना चाहता हूँ योर नेम हैज, यहाँ पे मैं लिखा कैरेक्टर्स, ठीक है। अब मेरे को कैरेक्टर्स जानने हैं कि किसी के नेम में कितने हैं, तो मैं कैसे जान सकता हूँ? नेम डॉट लेंथ फुल नेम। मैं यहाँ पे सॉरी, अब मैं ये जो लेंथ फंक्शन है ना इसका यूज करूंगा। देख रहे हो, फंक्शन है ये टाइप का। तो लेंथ फंक्शन करता क्या है? नेम रिटर्न करता है। आप देखो, मैंने अपना नेम एंटर किया आयुष, जो नेम हैज 5 कैरेक्टर, इसमें कैसे गिना? ए वाई यू एस एच। तो आप किसी भी कैरेक्टर की ना लेंथ की उसमें कितने मतलब, तो सॉरी, किसी कैरेक्टर में, बेसिकली किसी भी वर्ड में, किसी भी स्ट्रिंग में आप चेक कर सकते हो कितने कैरेक्टर्स है। और बाय द वे, अभी सिर्फ इतने सी चीज के लिए नहीं, अगर आपको मैं कोई लंबा सा नाम देख लूँ, आई शॉर्ट या सी एच ए डी एच ए आर, ठीक है, 15 कैरेक्टर, इसमें सबको गिना है, स्पेसिस को भी गिनता ही है। 5 कैरेक्टर तो इसी को हो गए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 कैरेक्टर्स हो गए। वाई? बिकॉज स्पेस को भी इसने काउंट किया। तो आप ऐसे डॉट लेंथ फंक्शन का यूज कर सकते हो। इसके शॉर्ट फॉर्म एल ई एन है और एल ई एन भी हम यूज करते हैं। देन वी हैव चेक स्ट्रिंग। अगर मान लो मेरे को ढूंढना है कि क्या कोई एक स्पेसिफिक वर्ड है आपके में, आपकी स्ट्रिंग में, इसका एग्जांपल कैसे दूं? लेट्स से मैं ढूंढना चाहता हूँ कि जो आपने नेम एंटर किया है, क्या उसमें, ये वैसे ना बात करते हैं, ये इफ एल्स स्टेटमेंट जो करेंगे हम, चेक स्ट्रिंग जो है ना, चेक स्ट्रिंग हम तभी करेंगे। ओके, अभी के लिए क्वेश्चन रहने देते हैं। ये ना जब हम डिटेल में सब कुछ करते जाएंगे, ये जब कंडीशनल स्टेटमेंट्स आएंगे तब हम चेक स्ट्रिंग डिस्कस करेंगे। लूप्स हम, सॉरी, इटरेटिंग थ्रू, जो ये है ना, क्या कहते हैं, लूपिंग थ्रू स्ट्रिंग, ये लूप्स के साथ करेंगे। और स्ट्रिंग्स आर एरे सेट्स के साथ करेंगे, ठीक है। तो अभी एक्चुअली हम आगे बढ़ जाते हैं। अब जो स्ट्रिंग्स के कुछ ना प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं, उनका डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले स्लाइसिंग, ठीक है। स्लाइस फ्रॉम चार्ट, इसके लिए काम करता हूँ मैं नया फाइल ही बनाऊंगा। यहाँ पे ट्यूब 6.5। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्लाइसिंग, है ना। स्लाइसिंग में होता क्या है कि किसी भी स्ट्रिंग को हम अगर ब्रेक करें, तो उसका ना हम स्लाइस कर सकते हैं, उसको टुकड़े कर सकते हैं। अभी कैसे करूँगा, कैसे करके दिखाऊँ आपको? नेगेटिव नंबर से, ठीक है, आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। बेसिकली ना होता क्या है, अगर कोई भी स्ट्रिंग है, मान लो मैं कमेंट आउट कर स्ट्रिंग में कोई बना रहा हूँ, माय नेम इज, ये आपको एक स्ट्रिंग दिख रही है ना।
उसका नाम भी दे रहा हूँ, वेरिएबल है स्ट्रिंग। अब ये क्या है, सबसे पहले एक, दो, तीन, चार, पांच, छह ऐसे कर करके कैरेक्टर है इसके अंदर। अगर मेरे को मान लो अब किसी ने ना, यूजर ने, मैंने इनपुट लिया और किसी ने, यूजर ने ना इनपुट में ये लिख के दिया, एंटर योर नेम। मान लो मैंने किसी से पूछा एंटर योर नेम, और यूजर पता नहीं क्या कर सोच रहा था, तो उसने लिखा माई नेम इज आयुष। ठीक है। और अगर मैं, मान लो पहले फंक्शन में जैसे ग्रीटिंग्स दे रहा था ना हेलो आयुष करके, तो मैं वैसे करना चाहूंगा, हेलो, सॉरी आज के बाद हेलो। हम्म, तो देखो अगर मैं आयुष टाइप नहीं तो हेलो आयुष आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। अगर मैं लिख दूं माई नेम इज आयुष, मान लो कोई ऐसा रीजन है जो यूजर ऐसा एंटर कर रहा है, जो हेलो माय नेम इज आयुष, ये कोई मतलब, ये स्टेटमेंट थोड़ी ना हो गई, ये तो मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से हो गई ना, जबकि ये तो कंप्यूटर को मेरे को ग्रीट कर रहा था, कंप्यूटर मेरी मिमिक्री क्यों कर रहा है? मेरे को चाहिए कि भाई सिर्फ और सिर्फ नेम आ जाए मेरा, बाकी चीजें हट जाए। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, या फिर ऐसा कुछ भी करना है मेरे को तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मैं ना एक काम करता हूँ, पहले स्ट्रिंग बना देता हूँ। माय नेम इज, मान लो मेरे को ना ये प्रिंट कर, ऐसा ऐसा प्रिंट हो रहा है, लेकिन मेरे को चाहिए ना कि यार ये जो शुरुआत के कैरेक्टर ना ये हट गए। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्लाइसिंग कैसे करते हैं? जो भी आपका वेरिएबल है वो आपने लिखा, फिर आप डबल ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे, और आप पहले वन और फिर फाइव कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। बाय द वे, अब ना इससे पहले आपको इंडेक्सिंग समझनी पड़ेगी, इंडेक्सिंग होती क्या है। ठीक है, तो इंडेक्सिंग मैं बताता हूँ क्या होती है। ना, द प्रैक्टिस ऑफ, द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग numerical identity to all the characters of a string, all the characters of a string। ठीक है, ये होता है इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग होती कैसे है? देखो ये जो फर्स्ट कैरेक्टर है आपका, इसकी इंडेक्स वैल्यू होगी जीरो। ये जो सेकंड कैरेक्टर होगा ये वन, फिर ये स्पेस है थर्ड कैरेक्टर होगा, ये होगा टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ऐसे ही 15 जो कैरेक्टर है ना, ये सॉरी एक्चुअली कैरेक्टर 16 है। आप, मैं इसको अगर लेंथ प्रिंट करके आपको दिखाऊंगा, प्रिंट लेंथ ऑफ 16 कैरेक्टर है, लेकिन इसके इंडेक्सिंग 15 होंगे। वाई? बिकॉज जब नंबरिंग करते हैं ना स्टार्ट, जब लेंथ को काउंट करते हैं तो वन से स्टार्ट करते हैं, बट जब इंडेक्सिंग करते हैं तो हम जीरो से करते हैं। ठीक है, तो लेंथ जितनी होती है ना, हमेशा इंडेक्सिंग उससे एक नंबर कम होती है। ये आपको पता चलेगा क्योंकि जीरो से स्टार्ट होती है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1:5, तो क्या होगा कि जो फर्स्ट स्ट्रिंग है यानी जीरो को छोड़ देगा, फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेगा ये लिखना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इतना ही प्रिंट कर देगा। इसके पहले वाला भी छोड़ देगा, इसके लास्ट वाला भी छोड़ देगा। मैं आपको करके दिखाऊँ? ये देखो, अच्छा यार ये इसके सारे वाई एन ए मैंने बोला था ना, ये जीरो स्ट्रिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ नहीं प्रिंट करता एक्चुअली, फिफ्थ नहीं करता। जो ना आपका जो शुरुआत है, शुरुआती का जो स्टार्टिंग टर्म है ना, ये इंक्लूसिव होता है, और जो लास्ट टर्म है ना, जो एंडिंग टर्म है, ये एक्सक्लूसिव होता है। बेसिकली जो फर्स्ट टर्म होता है वो इंक्लूड होगा, बट जो लास्ट टर्म है वो इंक्लूड नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे जीरो कर दूं तो माई भी प्रिंट होगा, पूरा माई एन ए। और अगर बाय द वे मैं यहाँ पे कुछ ना दूं, तो ये बाय डिफॉल्ट शुरुआत से शुरू करेगा। और अगर मैं लास्ट में भी कुछ ना दूं, तो ये एंड लास्ट में जाके करेगा। अगर मैं शुरुआत में पांच ले लूं और एंड ना करूं, तो ये शुरू तो फिफ्थ से करेगा, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव से ही शुरू कर रहा है, लेकिन खत्म लास्ट में करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ना नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात कर लेते हैं। ये तो हो गया स्लाइसिंग, है ना? आप यहाँ देख सकते हो इन्होंने क्या कहा, स्लाइसिंग फ्रॉम इंडेक्स, है ना? इन्होंने स्टार्टिंग कुछ नहीं दिया तो शुरुआत से करेगा स्लाइसिंग। ये कैसे करेगा? लास्ट से लास्ट तक, सेकंड जो जीरो, वन, टू से यहाँ से जाके लास्ट तक चला जाएगा। नेगेटिव इंडेक्सिंग, और नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है कि नेगेटिव पीछे से शुरू करता है बेसिकली। जैसे हम भी लिख रहे थे टू से लेके मान लो मैं नाइन तक लिख रहा था, तो पूरा प्रिंट हो रहा था। अगर बाय द वे मैं 15 लिख दूं, तो आयुष एस तक प्रिंट हो रहा है, लेकिन लास्ट में प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि 15 इंक्लूसिव नहीं होता। अगर मैं 16 कर दूं तो ये पूरा प्रिंट होगा, बट अगर मैं 17 कर दूं तो उसके आगे कुछ नहीं है, तो बस वो कर ही चल रहा है। 20 कर दूं
ढूंढता रहेगा, नहीं नहीं है, बात खत्म। ऐसे चल रहा है हमारा। ओके। सो इसके आगे एक और कंसेप्ट होता है नेगेटिव स्लाइसिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग का। मैंने बताया इंडेक्स यहाँ से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 करके यहाँ 15 तक जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रिंग के पीछे से हमें नंबरिंग शुरू करनी है तो माइनस का करते हैं, -1। बाद में ये 0 से स्टार्ट नहीं होगी, ये -1 से ही स्टार्ट होगी। ये वाला -1 है, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, 10, -10, 11, फिर -11, 12, 13, 14, 15, -16। ओके, मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं अगर, -1 से लेके माइनस मतलब 12 तक प्रिंट करना है तो -1 स्टार्टिंग इंडेक्स ये। अच्छा बाय द वे देखना, यहाँ पे कुछ नहीं प्रिंट होता। ये इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली आप शुरुआत जहां से कर रहे हो वो आपका शुरुआत से लेकर लास्ट तक जाता है, लेकिन मैंने -1 लिखा है बेसिकली जहां से शुरू कर रहा है और यहाँ तक जा रहा है। तो ये उल्टा तो प्रिंट नहीं करेगा। एक्चुअली होता क्या है, जब मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स में ये डाला ना, तब ये इसकी आगे का प्रिंट करना चाह रहा है, लेकिन मैं मांग तो इसके पीछे कर रहा हूँ तो पॉसिबल नहीं है। इसको मेरे को इन्वर्ट करना पड़ेगा। -12, -1। अब देख लो, अभी सारा प्रिंट हो रहा है जो मैं चाह रहा हूँ। तो माइनस में अगर 16 तक प्रिंट करना चाहूँ, आई कैन डू दैट। -17 लगा दूं फिर तो पूरा ही सब कुछ ही प्रिंट हो जाएगा। तो ये सब कुछ नहीं प्रिंट हो रहा, 16 ही रहेगा। इसको हटाना पड़ेगा। तो ऐसे ये सारी चीजें काम कर रही है। अगर मैं यहाँ पे 0 डाल दूं तो कुछ नहीं होगा, वाई? बिकॉज -16 भी यही है और 0 भी यही है। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको कर दूं 1, देखो एम प्रिंट हो रहा है, वाई? बिकॉज -16 ये और ये 1 है। तो ऐसी ऐसी चीजें, ये नेगेटिव स्लाइसिंग और पॉजिटिव स्लाइसिंग का आप ध्यान रखना। ये ना एक काम कर रहा हूँ मैं, अगर वो बना देता हूँ, कमेंट बना देता हूँ, है ना। 0 0 1 2 नहीं, एक्चुअली ठीक ही है, ऐसे रहने देते हैं। लेट्स वर्क विद जो भी है हमारी, ठीक है। ये स्लाइसिंग की बात होगी। स्लाइसिंग के लिए आपको पहले इंडेक्सिंग समझ में आ गई, और ये इंडेक्सिंग आगे भी काम आएगी। नेगेटिव इंडेक्सिंग ये होगी। मॉडिफाइंग स्ट्रिंग्स, आप स्ट्रिंग्स को मॉडिफाई कैसे करते हैं? अपर केस, लोअर केस, रिमूव वाइट स्पेस, है ना, उसका रिप्लेस, उसका स्प्लिट। अब ये सारे जो 4 5 ना अपने मेथड्स है। अब मेथड और फंक्शन के बीच आपको यहाँ पे डिफरेंस काम आएगा। बट बिफोर दैट, हाइड्रेशन ब्रेक। ओके, सो अभी ये तो होगी स्लाइसिंग। मैं लिख देता हूँ। उसके आगे मेरे को क्या करना? अपर केस कन्वर्जन है। मान लो जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग है आयुष को, मान लो मैं अभी ऐसे प्रिंट करके दिखाऊँ आयुष को आपको, तो आयुष ऐसे स्ट्रिंग, तो आयुष प्रिंट हो रहा है डायरेक्टली, है ना। इसको फिलहाल के लिए हम कर लेते कमेंट आउट। आयुष प्रिंट हो रहा है, ओके फाइन। मान लो मेरे को चाहिए कि ये जो आयुष है ना, ये प्योरली अपर केस हो जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ? स्ट्रिंग डॉट, अब यहाँ पे काफी चीजें आपको दिख रही है, ये तो बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? अपर। और बाय द वे ये फंक्शन नहीं है, ये टाइप का मेथड है। अब बाय द फंक्शन और मेथड में क्या डिफरेंस है? जब आपको याद होगा, जब हम लेंथ का यूज कर लेता हूँ, क्या करते थे? LEN लिख देते थे, एंड इवेंचुअली उसके अंदर हम अपने स्ट्रिंग का या वेरिएबल का नाम लिखते थे। तो ये होता है एक टाइप ऑफ फंक्शन जिसके अंदर जो जो हम जिस पे डेटा प्रोसेस कर रहे हैं ना, उसको जब हम ब्रैकेट्स के अंदर डाल देते हैं तो वो होता है एक टाइप का फंक्शन। बट अगर जिसको हमने प्रोसेस करना है, जैसे हम स्ट्रिंग को प्रोसेस करना है, उसके बाद हम डॉट लगा के उसको यूज कर रहे हैं जैसे अपर, तो एक टाइप का मेथड हो जाता है, क्योंकि इस स्ट्रिंग में बिल्ट इन है। बेसिकली स्ट्रिंग जो फंक्शन होता है ना, उसका एक बिल्ट इन मेथड है। ये जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे तो और डिटेल में समझाऊंगा मैं इसको। तो ये तो हो गया अपर, ऐसे करके। अब मैं इसको प्रिंट करके देखूं, कैपिटल, ये सारा अपर केस में आ रहा है। उसके बाद ऐसे ही आप इसको लोअर भी कर सकते हो। अगर मैं लोअर केस करना चाहूँ, लोअर केस कन्वर्जन। अच्छा बाय द वे, ये इसने स्ट्रिंग को भी चेंज नहीं किया, क्योंकि हमने यहाँ पे बस चेंज करके प्रिंट कर दिया।
इस स्ट्रिंग को वापस असाइन नहीं किया, तो मेरा जो स्ट्रिंग शुरुआत में था ना, अगर कैप ए वाई यू ऐसा जो भी था, ये वैसे का वैसे ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं हाँ वही यहाँ पे ना ऐसे कर देता लाइक स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट अपर केस, तो वो चेंज हो जाता है। मैं प्रिंट करके यहाँ पे आपको दिखा दूँ स्ट्रिंग, तो देखो पहले आयुष ऐसे प्रिंट हो रहा है, फिर नॉर्मल प्रिंट हो जा रहा है। Why? क्योंकि ये चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं वहीं पे यहाँ पे ये कर दूँ स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट अपर केस, क्या होगा इसको, रन क्यों नहीं हो रहा? तो ये तो इशू मेरे साथ पहले भी हुआ हुआ है। ओके ओके, ठीक है ठीक। वो ना एक्चुअली क्या हो जाता है कई बार ना, आपका वो कन्वर्ट हो जाता है कीबोर्ड लैंग्वेज, ठीक है। तो देखो अब ये कन्वर्ट हो चुका है। वाई? बिकॉज मैंने इसको वापस कन्वर्ट करके असाइन भी किया, बट को असाइन करना नहीं है। सो प्रिंट अगर मेरे को लोअर केस करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्ट्रिंग डॉट लोअर, लोअर हो गया प्योरली लोअर। फिर एक होता है कैपिटलाइज, ठीक है। कैपिटलाइज कैसे काम करता है, प्रिंट स्ट्रिंग डॉट, मान लो स्ट्रिंग की वैल्यू में कुछ रैंडम सी रख लेगा, मान लो ए वाई यू एस एच, कुछ ऐसा अजीब सा ही होता है। और इसको कैपिटलाइज करना है, तो ये क्या होता है कैपिटलाइज। और कैपिटलाइज क्या करता है, फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देगा, बाकी सब स्मॉल छोड़ देगा। ये कैपिटलाइज हो गया। फिर और क्या क्या करना है, अपर केस लोअर केस, रिमूव वाइट स्पेस, मान लो आयुष चौधरी, मान लो ये है कुछ मेरा नाम है एक्चुअली, वैसे है वो मान लो क्या। तो एक चीज होती है अपने पास स्पेस, स्पेस रिडक्शन, ऐसा रिमूव, ये कोई वर्ड तो बना नहीं लेकिन ठीक है। स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिप, स्ट्रिप क्या करता है, अगर नॉर्मली मैं स्ट्रिप कर दूं तो अभी देख सकते हो कुछ नहीं हो रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे कर दूं, नहीं देखो स्ट्रिप, स्ट्रिप का यूज, देखो शुरुआत में स्पेस है, लास्ट में भी स्पेस है। जैसे मैंने ऊपर देख रहे हो हर एक में आपको स्पेस प्रिंट हो ही रही थी, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया डॉट स्ट्रिप, स्ट्रिप क्या करता है, शुरुआत की और लास्ट की जो स्पेसेस होती है ना उसको हटा देता है। ये काम होता है स्ट्रिप का। फिर और नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे स्ट्रिप है ना, हाँ स्ट्रिप पढ़ाया मैंने। रिप्लेस, अब रिप्लेस का क्या काम होता है, ठीक है। रिप्लेस क्या करता है, किसी भी वर्ड को चेंज करके आपको कुछ और बनाना है ना, तो आप वो कर सकते हो। वैसे तो मैं अपना नाम खराब करना नहीं चाहता, इसलिए दूसरी स्ट्रिंग बना देता हूँ, न्यू स्ट्रिंग करके, न्यू स्ट्रिंग इक्वल्स टू दिस इज अ प्रैक्टिस स्ट्रिंग, मान लो ऐसा कुछ है ना, न्यू स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, रिप्लेस। और अब इसके अंदर ये दो इनपुट जाएंगे। एक तो पहले आप रिप्लेस करना किसको चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं एस को रिप्लेस करना चाहता हूँ, किस चीज से रिप्लेस करना चाहता हूँ, लेट्स से वाई के साथ, तो देख सकते हो यहाँ पे लिखा है दिस इज, तो अब जहां पे भी मैं रन करूँ तो जहां पे भी एस लिखा था उसके लिए वाई हो जाएगा, वाई। एस यहाँ पे जाना था, वाई हो गया। अगर मैं यहाँ पे बाय द वे स्पेस डाल देता हूँ, तो ये स्पेस को रिप्लेस करके वाई डाल देता है, देखो यहाँ पे स्पेस के लिए वाई आ गया। और अगर मैं स्पेस के लिए यहाँ कॉमा लगा दूं तो कॉमा आ गया। अगर मैं स्पेस के लिए कुछ ना रखूं तो ये हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे भी कुछ ना रखूं तो कुछ भी नहीं होगा, क्या, क्योंकि ये भाई ये तो एम्प्टी जगह को ऐसे बना रहा था। तो यहाँ पे हर जगह देखो एस एस आ गया है। ऐसे ये रिप्लेस फंक्शन का काम है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड स्प्लिट। और स्प्लिट क्या करते हैं, स्प्लिट ना, यार ये भी ना वैसे तो अब थोड़ा सा यहाँ पे वो टपल्स बनेंगे, लेकिन स्प्लिट, स्प्लिट यार काफी सुनने में सिमिलर सा है कि ना ये स्ट्रिंग को तोड़ देता है हिस्सों में। फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रिंग में ही कर लेता हूँ, स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट। अब नॉर्मली अगर मैं स्प्लिट के अंदर ना, जैसे यहाँ पे देखो इसमें था कि दो पास करो, दो पास करनी है, इसमें हमें कुछ नहीं पास करना था, हम कुछ नहीं पास कर रहे। बट स्प्लिट की एक स्पेशल फंक्शन है, अगर स्प्लिट में कुछ ना करूँ, कुछ पास ना करूँ तो भी काम करता है। देख लो अब यहाँ पे ना ये एक अजीब सा फॉरवर्ड बन के आ गया, ये क्या है वो भी बताऊंगा। और अगर इसके अंदर कुछ मैं पास कर दूं तो भी हो सकता है। देखो ये हो क्या रहा है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ
कि अगर नॉर्मली जब स्प्लिट हम यूज करते हैं तो क्या करता है कि ये जो आपका स्ट्रिंग था, ये स्ट्रिंग था ना, इस स्ट्रिंग में जाता है और इसको पहले स्ट्रिप वगैरह कर देता है कि ठीक है हटाओ यार सब तो फालतू में। उसके बाद ना जहां पे स्पेस दिखती है, जैसे यहाँ पे स्पेस थी, तो वहां पे ना इस स्ट्रिंग को ब्रेक करके एक लिस्ट बना देता है, लिस्ट बना देता है। बेसिकली आप ये समझो ये एक स्ट्रिंग को ब्रेक करके इसने दो स्ट्रिंग बना दी है। देखो एक ये पहले आयुष चौधरी एक साथ था, और अब ये आयुष बन गया एंड ये एक चौधरी अलग से बन गया है। ठीक है, तो ये काम है स्प्लिट का। और अगर मैं स्प्लिट के अंदर कुछ पास कर देता हूँ, जैसे ए में पास कर देता हूँ, अब ये ना स्पेस पे ब्रेक नहीं करेगा, अब ये वहां पे ब्रेक करेगा जहां से ए मिल जाएगा। तो देखो जैसे यहाँ पे इसने यहाँ पे ए मिल गया तो ए ब्रेक किया, तो उससे पहले यहाँ पे क्या था, इससे पहले तीन स्पेसेस थी, ये देखो, तो इसने ये तीन स्पेसेस प्रिंट किए, ए गायब हो गया। ए के बाद क्या था, YUSHCH करके ये सारा एक साथ प्रिंट हो गया, फिर ए था वहां पे ब्रेक हो गया। तो ऐसे करके आप ये कर सकते हो, है ना। तो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, खाली कर देता हूँ। स्प्लिट का काम हो गया। आज स्प्लिट की ना एक स्पेशल और पर्पज होता है कि हम डायरेक्टली मान लो एक ही चीज, अब जैसे आपको पता है कि यहाँ पे नेम है, ये एक टाइप का नेम है ना, नेम में इसको कंप्लीट कर देता हूँ। AYUSF चौधरी, मान लो मैं ऐसा करना चाहता हूँ। तो स्प्लिट का ना काफी अच्छा यूज है कि मान लो मैं फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम मैं ऐसे करके लिख दूं, और उसके बाद मैं स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट को कॉल करूं, और अब देखना मैं प्रिंट करूंगा फर्स्ट नेम प्रिंट लास्ट नेम, सॉरी लैम्डा नहीं लास्ट नेम। तो आप देख सकते हो इसने आयुष और चौधरी दो अलग अलग वेरिएबल बना दी। तो बेसिकली क्या, जब स्प्लिट कर देते हैं ना तो वैसे तो हमारे पास लिस्ट आ रही थी। अगर मैं आपको ये दिखाऊं ना, यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूं इसको, इसका रिजल्ट जो आता है ना इसको मैं प्रिंट करूं। हाँ, देख सकते हो ये हमारे पास इनिशियली आउटपुट आ रहा था। ये एक टाइप का लिस्ट है। अब लिस्ट होते क्या है, लिस्ट होते हैं बेसिकली स्ट्रिंग या फिर इंटीजर या किसी भी चीज का ना कलेक्शन हो जाता है, एक पर्ची सी बन जाती है, एक ना लिस्ट बन जाती है। तो बेसिकली लिस्ट डेटा टाइप है। अब लिस्ट डेटा टाइप को मैंने क्या किया यहाँ पे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में इसको ब्रेक कर दिया। दो मैंने इसको वेरियस स्ट्रिंग्स दे दिए, तो इसने क्या किया, जो भी इस लिस्ट के अंदर स्टोर था ना, तो पहला चीज इसको दे दिया, सेकंड इसको दे दिया। तो फर्स्ट नेम और सेकंड नेम हमारे पास अलग हो गया, जो कि इनिशियली एक साथ था। ये काम होता है इसका स्प्लिट का। ओके, स्प्लिट स्प्लिट मेथड यही है। अब स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन क्या होता है, बेसिकली जब भी हम दो वर्ड, मान लो मैंने ना फर्स्ट नेम और सेकंड लास्ट नेम मैंने ना मेरे पास कंकैटिनेशन, तो बेसिकली मेरा फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है। अगर मेरे को वो ना जोड़ के एक नेम बनाना है तो मैं कंकैटिनेट कर सकता हूँ। कंकैटिनेशन कैसे काम करती है, जैसे फुल नेम मैं करना चाहूँ, फुल नेम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, और अब मैं प्रिंट करूँ फुल नेम को, तो आप देख सकते हैं आयुष चौधरी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। बाय द वे यहाँ स्पेस इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी स्पेस नहीं दिए थे, और ये दोनों जो दो अलग अलग स्ट्रिंग थी ये कंबाइन हो चुकी है। ये काम होता है कंकैटिनेशन का। देन वी हैव समथिंग, उसके बाद इतना ही है, फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग यही है, एफ स्ट्रिंग, ये आपको पता ही है। प्लेस होल्डर एंड मॉडिफायर, जैसे ये प्लेस होल्डर होता है। एस्केप कैरेक्टर मैंने ये भी आपको बताया। फॉरवर्ड स्लैश, ओके। अच्छा बाय द वे ये भी प्रिंट करने का तरीका है, हाँ, जिसमें हम ये एस्केप कैरेक्टर यूज करके हम एक नई स्ट्रिंग बना लेते हैं, ठीक है। बट ये बहुत रेयरली यूज्ड है। ये सब एक बार आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना, ठीक है। ये सिंगल कोट के लिए यूज कर लेते हैं, बैकस्पेस के। अच्छा बाय द वे अगर प्रिंट स्टेटमेंट में मेरे को यूज करना है एस्केप कैरेक्टर, मान लो मेरे को प्रिंट करना है कि हाउस नंबर, और हाउस नंबर आपको पता ही होगा ऐसे होता है 496, उसका स्लैश डाल के लिखो। अब मैं ऐसे करूंगा रन, यार रन नहीं होता, क्यों नहीं होता, बिकॉज ये ना अब यहाँ पे क्या ढूंढ रहा है कि भाई ये तो escape कैरेक्टर है, escape कैरेक्टर ढूंढने निकलता है बट इसको मिलता नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, दो बार हम फॉरवर्ड स्लैश डाल सकते हैं। अब ये दो बार जैसे हम डालेंगे तो एक सिंगल प्रिंट कर देता है, ये भी ट्रिक है, ठीक है। इसको बैक स्लैश प्रिंट करता है, फॉरवर्ड स्लैश एंड न्यू लाइन कैरेक्टर है। ये एक है ना, कैरीज रिटर्न क्या होता है, मेरे दिमाग से ऊपर ही है।
सॉरी, कैरी रिटर्न। यार कैरी की रिटर्न क्या होता था? हाँ यार, ये ना एक्चुअली जो मेन लाइन, ये ना एसकी 13 का फॉलो करता है। एसकी 13 बेसिकली कि जिस लाइन आप प्रिंट कर रहे हो ना, उस लाइन की स्टार्टिंग में जाता है। ये वैसे काम का है नहीं। अच्छा, बाय द वे, फॉरवर्ड स्लैश, ये पता नहीं, मैंने तो यहाँ पे यूज नहीं किया, मैं तभी भूल गया। फॉरवर्ड स्लैश ही टैब का काम करता है, बैक स्पेस का काम करता है, ये एफ का काम करता है, फॉर्म फीड होता है, ये ऑक्टल वैल्यू, हेक्स वैल्यू। ये दोनों हम बाद में बात करेंगे कभी, ठीक है। बट ये सारी चीजें आप एक बार ना ट्राई कर लेना। स्ट्रिंग मेथड्स, आप कैपिटलाइज मैंने आपको बता दिया है, केस फोल्ड मैंने बता दिया है ना, कन्वर्ट स्ट्रिंग्स इनटू लोअर केस, ये काम होता है। देन वी हैव सेंटर्ड, है ना, सेंटर्ड स्ट्रिंग वगैरह बना देते हैं, काउंट वगैरह, फॉर इंडेक्स, एस कीज प्रिंटेबल इज अपर। अच्छा भाई, ये सारी चीजें ना, इस टाइटल, ये सारे ना हम बाद में तो फिर से आपको यूज करके दिखाऊंगा जब कंडीशनल स्टेटमेंट की बात करेंगे। तो ये सारी कुछ चीजें हैं, आर स्प्लिट है ना, फर्स्ट रिटर्न सब लिस्ट, ये रिटर्न लिस्ट वगैरह। तो ये सब एक बार आप लोग खुद स्टडी कर लेना, ये काफी चीजें हैं। एक बार आपको मैं कह रहा हूँ कि आप इसको पढ़ लो। ओके। सो स्ट्रिंग एक्सरसाइज, अभी एक्सरसाइज है मैं। स्ट्रिंग, ओके। ये एक्सरसाइज आप वगैरह परफॉर्म कर सकते हो, करना हो तो 2 मिनट जाओ, मैं देखूँ वीडियो कितनी है। तो परफॉर्म कर ही लेते हैं यार, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम ना बूलियंस के बारे में बात करेंगे। बूलियंस तो एक बार बूलियंस डिस्कस हो जाएंगे, देन वी विल इवेंचुअली मूव टू कंडीशनल स्टेटमेंट्स, है ना। कंडीशनल स्टेटमेंट्स पर हम लिस्ट कर लेंगे, लिस्ट करने के बाद हम फॉर लूप और लूप्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड, बताओ भाई इसका रिजल्ट क्या होगा। एक्स इक्वल टू वेलकम, प्रिंट एक्स, ये तो 0 1 2 3 सी है। बस। नेक्स्ट, मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो प्रिंट एक्स में कर दूंगा। नहीं सर, लेंथ इसका फाइंड करना है, लेंथ। ओके। फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का ना फर्स्ट कैरेक्टर मांगा है मैंने। तो फर्स्ट कैरेक्टर कैसे निकालूंगा मैं? TXT, फर्स्ट कैरेक्टर इसका क्या होता है, 0। टेक्स्ट द बेस्ट थिंग, ये क्या है, इंसर्ट द कीवर्ड टू चेक इफ फ्रीज प्रेजेंट। अच्छा भाई, ये मैंने आपको बताया नहीं है, यहाँ पे मिलाना है। ये इवेंचुअली ना बाद में बात करते हैं, एरेज वगैरह में जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड, वेलकम 0 1 2 3 4 5, CO आएगा, M नहीं आएगा भाई, बिकॉज जो फिफ्थ जो एंडिंग टर्म होता है वो एक्सक्लूसिव होता है, वो इंक्लूड नहीं होता। अगर मेरे को 2 से 4 तक प्रिंट करना है, देन व्हाट विल आई डू, TXT 2 2 4 2 to 5, सॉरी, वाईफाई, बिकॉज 4 तक प्रिंट करना है तो यार एक हम एक्स्ट्रा डाल देंगे ना। पर ये मैंने गलती से कर दिया। 3 से लेके एंड तक जा रहा है, 0 1 0 1 2 3, 3 से लेके लास्ट तक जाएगा, कम आ जाएगा अपने पास, कम। नेक्स्ट, अपर केस लेटर करना है तो अपर केस, डॉट अपर, रिटर्न स्ट्रिंग विदाउट एनी वाइट स्पेस एट द बिगिनिंग और द एंड। ये भी मैंने आपको ऐसे बताया नहीं है, अब तो वैसे तो ये स्ट्रिप, अच्छा अच्छा, ये तो सॉरी स्ट्रिप वाला ये क्या है, रिटर्न द स्ट्रिंग विद, अच्छा व्हाइट स्पेसेस को हटाना है ना, स्ट्रिप कर देंगे, सॉरी। मैं तो पता नहीं लगा ये क्या कह रहा है। नेक्स्ट, अपर केस करना है तो TEXT डॉट अपर कर दो, अपर मेथड को यूज करो। सॉरी, लोअर केस में करना है तो टच डॉट लोअर, लोअर, सबमिट आंसर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, टेक्स्ट रिप्लेस एच है ना, रिप्लेस, सॉरी, एट, ये याद रखना। अच्छा बाय द वे ना, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में होना जरूरी है। मॉडिफाई हो गया। देन व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर टू मर्ज वेरिएबल एक्स एंड वाई इनटू वेरिएबल जेड, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होता है। रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग कोड्स, वेलकम कोडर्स, है ना, तो वेलकम कोडर्स आएगा, चिपक के आएगा बाय द वे ये, क्योंकि प्लस कभी भी स्पेस नहीं डालता।
कंसीडर दिस कोड है ना, ये जो भी कोड है, कंसीडर दिस कोड, ज्वाइन पार्टी। मेरे को अच्छा उस पेज पे प्रिंट करना है क्या? अच्छा ज्वाइन द पार्टी। ये देखो फ्लोट में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा मैंने फॉर ये आपको भी बताया नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अभी इसके बाद एक्चुअली मैं क्विज अटेंड अटैच कर दूंगा, अटेम्प्ट करना, एंड इवेंचुअली आपको समझ में आएगा। बूलियंस अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, देन बूलियंस के बाद हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स। और कंडीशनल स्टेटमेंट्स से पहले मैं एक टॉपिक और सोच रहा हूँ आपको बताने का। खुद भूल गया, दैट इज है ना अर्थमेटिक एडिशन हो गया, बता देता हूँ ना कहाँ है। इसमें किधर है? मैं यार मैथ्स में जाके आ रहा है क्या? अर्थमेटिक एडिक्शन जो मतलब ऑपरेटर्स वगैरह होता है ना, उसका हम कल डिस्कशन कर लेंगे। ओके, सो दिस वाज इट फॉर दिस ट्यूटोरियल। अभी क्विज आएगा, 25-30 क्वेश्चन होंगे। प्लीज अटेम्प्ट दैट, दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। Attempt the quiz and practice the Python whatever you have learned in this project. Please practice it at once on your own.